ये कहानी दोस्तों उन लोगों के जीवन की है जिसने पिछले 200 साल से अपना पूरा ज़िंदगी इस जंगल और ज़मीन को बचाने में लगा दिया। एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो ब्रिटिश इरा से भी पहले ज़मीन और जंगलों पे अधिकार किया करते थे, जिसका रिचुअल, कल्चर, बिलीफ, ट्रेडिशन बर्थ से लेके डेथ तक इन जंगलों के सेक्रीफाइसेस के लिए चला गया। इनका धर्म हमें सिखाता है कि कैसे इस प्रकृति और ज़मीन हमारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरतमंद है। प्रकृति एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसी माता है जो हमें सारी ज़रूरतें पूरा करती है। ज़मीन की पूजा करना हमारा धर्म है। ये जंगल हमें वो सारी ज़रूरतें पूरा करता है जिसे इंसान की ज़रूरत हो। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जिसका पूरा डेडिकेशन इस जंगलों के लिए ही था। बगैर बदकिस्मती से मुग़ल और ब्रिटिश और इसके बाद आज की हमारी कानून इसे बचा नहीं सकी है। एक बढ़िया लंबा वॉर जो पिछले 200 साल से चलते आ रहा है, जिससे ये कम्युनिटीज़ फाइट करते करते आज ख़त्म होने के कगार पे है। हमारा अर्बनाइजेशन, हमारा मॉडर्न कल्चर और हमारा बिलीफ, ट्रेडिशंस इसे खो दिया। एक ऐसा स्टेट जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने इसे कुछ लोगों को देखा है। आज भी इनका बिलीफ और प्यार इस जंगलों के लेकर है। इनका एक एक एक्टिविटी इस जंगलों पे ही निर्धारित रहता है। वैसे मानो तो अपने जीवन के ये लोग ऐसे हीरोज़ हैं दोस्तों, जिसने हर लोगों की ज़रूरतों को एक इम्पोर्टेंस दिखाया। लोगों का धर्म ये सिखा पाया कि कैसे प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़रूरतमंद है, ये ज़मीन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती है। लेकिन आज की डेट में हमें हमारे कानून में सिखाया जाता है कि जंगलों की कटाई मत करना, लेकिन ये लोग उस समय से ही ये बात समझते थे कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्यों हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात है। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस वीडियोज़ में रियल लाइफ की रियल हीरोज़ की कहानी। वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी की शुरुआत दोस्तों 18th सेंचुरी से ही हुई थी। ये मुग़ल से पहले की बात है, जब इस कम्युनिटीज़ में वेल स्टेबल फैमिलीज़ थी। एक बढ़िया समाज था, एक बढ़िया गांव था जिसमें एक राजा भी हुआ करता था। और इस कहानी एक आज के गांव के पंचायत से भी काफ़ी स्टेबल थे। इस कम्युनिटीज़ में वेल यूनिटी थी लोगों की अपने आप और इसकी प्रकृति को लेके। हर एक लोगों की ज़रूरतें उसका समाज पूरा करता था। यहाँ के कल्चर, यहाँ का बिलीफ, यहाँ का पैटर्न, यहाँ का लाइफ स्टाइल इन जंगलों के साथ मिला जुआ था। आज के डेट में जो झारखंड स्टेट है, इसे छोटा नागपुर बोलते थे। यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ मुंडा, मांझी और ओर्स, ये वहाँ की जनजाति थी। शुरुआत से ही ये समाज इन जंगलों से परिपूर्ण रहा था, लेकिन इस मुग़ल पीरियड में आने के बाद इन जंगलों के ज़मीनों को हथिया लिया गया। और ऑब्वियसली यहाँ पे मुग़ल पीरियड ने अपने समय काल में इन लोगों पे टैक्स लगाना शुरू करा। कहानी तब शुरू होती है जब यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया कंपनीज़ ने अपना एनरोलमेंट दिखाया था। इस ब्रिटिश इंडियाज़ कंपनी को टेंडर दिया गया था कि इस ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों से इन ज़मीनों के लिए हुए टैक्स के पैसे वसूलने थे। ये कहानी 1765 के बाद की बता रहा हूँ मैं। उसे एक हंसता खेलता समाज इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अब ज़मीन के पैसे देना शुरू करता है। अब असल कहानी की शुरुआत यहीं से होगी। इस कहानी को दोस्तों 1830 से लेके चले गए, ऐसा समय जहाँ पे ब्रिटिश का एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका था। एक ये जो छोटा नागपुर है, जो आज का झारखंड है, यहाँ पे अलग कल्चर, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म का एनरोलमेंट इस कम्युनिटीज़ में देखने को मिलने लगा था। और यहाँ पे अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और इवन कॉलोनी का इम्पैक्ट इन ज़मीनों पे दिखने लगा था। अब यहाँ पे रहने वाले जो कल्चर्स के लोग थे, इन ज़मीनों पे नन महाजन जैसे कि वहाँ के लोकल्स को मिलने लगे थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस ज़मीनों पे अपनी कॉलोनीज़ बिठानी शुरू करी थी, बिना किसी के परमिशन और बिना ट्राइबल के लोगों के परमिशन के, बिना कोई कंपनसेशंस का। हालांकि ब्रिटिश पहले से भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि ये ज़मीन पे उनका अधिकार नहीं है, लेकिन ये बात जानते हुए भी फोर्सफुली पावर्स के दम पे इस ट्राइबल कम्युनिटीज़ से अगेंस्ट होकर इस ज़मीनों का यूज शुरू करा। हालात इस हद तक बुरी कही गई कि इस ज़मीन पे खेती, रेलवे एक्सपेंशंस और इवन इन ट्राइबल लोगों के बीच में इसके कल्चर्स को भी तोड़ने की कोशिश करी गई। स्थिति यहाँ तक भी आई कि एक टाइम के बाद जब छोटा नागपुर था, यहाँ पे लोगों ने रिलीजन के बेसिस पे अपना ग्रुप डाइवर्जन कर लिया। इस टाइम तक एक छोटा सा समाज जो इतनी खूबसूरत कल्चर से जुड़ा हुआ था, अब इसमें हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी का इनरोलमेंट देखने को मिला। यहाँ पे रहने वाले लोग अब दूसरों को ज़मीन फ्री में दे दिए। एक नॉन ट्राइबल लोग अपना कॉलोनी बिठाना शुरू करे इस ज़मीन पे, और यहाँ से डाइवर्जेंस की शुरुआत हुई।
ठीक है। इस 1830s के बाद से ये कहानी मुगल से हटके अंग्रेज और इन ट्राइबल लोगों के बीच में शुरू हुई। इस ज़मीन और जंगल के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी। हालांकि ट्राइबल्स लोग इस समय से ही हारते दिख रहे थे। जैसे भारत के दूसरी और अंग्रेजों का एक अपना सिस्टम था जिसमें कंप्लीट जुडिशरी और लेजिस्लेटिव प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दी गई थी, उस तरीके से इस जंगलों के लिए भी एक नया रूल था कि अगर इस जंगलों को क्लेम करना है, इसमें किसी भी टाइप की एक्टिविटीज़ अब ट्राइबल लोग करेंगे तो इसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और एक कानून से परमिशन लेना पड़ेगा यहीं की ज़मीन पे, यहीं के लोगों के लिए। इस 19th सेंचुरीज़ के ब्रिटिश दौर पे अपने ही ज़मीन पे अपनी कानून लगते हुए इन ट्राइबल लोगों ने देखा आखिर अपना ज़मीन जिस चीज़ पे इनका पूरा हक था, यहाँ पे रहने के लिए भी अब अंग्रेज़ों से पूछ के इन्हें रहना पड़ रहा था। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन खासी कोई कम्युनिटीज़ ने अपने इस अर्ली सेंचुरीज़ में फेस करते हुए देखा होगा। भारत की स्थिति उस समय कुछ और थी, लेकिन इस समय इस जनजाति जो इस लोगों से कभी मिले जुले भी नहीं थे, इन लोगों को भी इनका सामना करना पड़ रहा था। ये 1865 का टाइम था मेरे दोस्त, जब पहली बार इस अंग्रेज़ों ने इस ज़मीन के ऊपर में अपना लॉ लाया। इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग की ज़मीनों की प्रॉपर्टी अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थी। अब ये सरकार बताएगी कि इस ज़मीन का क्या करना है। ये फॉरेस्ट एक्ट 1878 आते आते इन ज़मीनों को 3 भागों में बांटा गया, फॉरेस्ट, रिजर्व और विलेज फॉरेस्ट। इस जो रिजर्व का पार्ट था, ये फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा हाई मिनरल्स के लिए जाना जाता था। इसके बाद ये जंगल में रहने वाले ट्राइबल्स लोगों पे डिसाइड से बाहर हो गया था कि ये किस ज़मीन पे अपना कंट्रोल दे सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए पशुपालन, खेती करना और यहाँ पे अपने अदर एक्टिविटीज़ जो इन लोग ज़मीनों पे दिखाया करते थे। ये टाइमलाइन में 1894 आते आते फॉरेस्ट पॉलिसी रिजर्वेशन के तहत अब ये जो ज़मीनें प्राइवेटाइज करी गई थी, इस पर कमर्शियल और कॉलोनीज बिटनी शुरू हो गई थी। अब एक नॉन ट्राइबल्स लोग या फिर इन अंग्रेज़ों ने अपने ज़रूरतों के लिए इस ज़मीन पे अब अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी शुरू कर दी थी। हालांकि इसके बाद छोटा नागपुर एक्ट भी आया, लेकिन इसमें कई सारे डाउनफॉल से इसका पूरा फ़ायदा उठाया गया। हमारी आज़ादी से पहले एक लास्ट लॉ पास हुआ था 1927 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इसमें पिछले जितने सारे लॉ एग्जीक्यूट करे गए सारे इरेज कर दिए गए। जितने भी ट्राइबल लोग थे अब ये बाय डॉक्यूमेंट प्रूफ देंगे कि यहाँ पे रहने वाले लोग आप यहाँ के जनजाति हैं और यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कल्चर, रिलीजन्स और जितने भी ट्रेडिशन प्रैक्टिस से सब पे कंप्लीट बैन लगाया गया। यहाँ पे ज़मीनों पे बाय डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देने थे कि कैसे आप यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जिससे आज का हमारा लैंड ट्रेडिशन सिस्टम चलता है। तो अब एक बार ज़रा खुद ही सोच के देखो, जिस ज़मीन में आपने जन्म लिया है, उस ज़मीन पर आपने खेती बाड़ी करी, वहाँ पर आपका लंबे समय से पालन पोषण है, किसी ने कभी कुछ मांगा नहीं, इस पे आपका पूरा अधिकार था। लेकिन एक लॉ पास होता है जिसमें आपको ये बताना पड़ता है कि बाय डॉक्यूमेंट अब आपको प्रूफ देना होगा कि आप यहाँ पे रहने वाले, नहीं तो आपको आप ही के ज़मीन पे हो सकता हो कि चोर घोषित कर दिया जाए। और इस बार तो इस कम्युनिटीज़ की इस लॉ से पूरी तरीके से कमर तोड़ दी गई। बहुत सारे लोग फेल हुए, जितने भी कल्चर थी, ट्रेडिशंस थे, जितने अपने प्रैक्टिसेस थे, सब कम्प्लीटली बंद कर दिए गए। इस 1947 में हम आज़ाद तो हो गए मेरे दोस्त, लेकिन इसके बाद 1952 में इन लोगों के लिए नए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट पास हुई, जिसमें अक्सर सरकार ने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। यही कानून पास हुआ और सरकार फॉरेस्ट रेवेन्यू के ऊपर में ध्यान देती रही। ये अभी भी उसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे जहाँ पे ये पहले थे। एक लंबे समय के बाद 1966 ग्राम सभा पंचायत एक्सटेंशन बिठाए गए, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग ही इसके मेंबर हुआ करते थे। इसे मानो तो ये एक होप के जैसा ही था कि यहाँ के रहने वाले लोगों के लॉ के अकॉर्डिंग ये अपनी ज़मीन के ऊपर में थोड़ा कंट्रोल तो ला पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालात तो वैसे उतनी ही बुरी थी दोस्तों। 1976 आते आते नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने वापस रूल से स्ट्रिक्ट करे और इनका कल्चर, ट्रेडिशंस फिर भी वहीं पे होल्ड ही रहा। फॉरेस्ट बिल 1980 पास हुई थी, जिसमें इसके एक्टिविटीज़ को हार्मफुल बताया गया था नेचर्स के साथ, लेकिन स्टडी करने के बाद पता चला कि ये खुद ही एग्रीकल्चर के लिए कितने फ़ायदेमंद है। ये 1988 जिसे फॉरेस्ट एक्ट 1988 का आ गया, इसमें इसकी ज़रूरतों को समझा गया। फिर कहीं जाकर गवर्नमेंट ने इन लोगों के साथ ज्वाइंट होकर काम करने के लिए एग्री करा, जहाँ पे सरकार ये डिसीजन लेती है कि कैसे ये ट्राइबल्स लोग अपने अब इस जंगलों के लिए सबसे ज़रूरतमंद है। फ़ायदे में इसी की बात है कि इन लोगों से जुड़कर इस जंगलों को बचाया जा सके। बात अब जंगलों से फ़ायदा उठाने के लेकर जंगलों को बचाने तक की आ चुकी थी। फिर कहीं जाके एक लंबे समय के बाद फॉरेस्ट एक्ट 2006 में जाकर इस ट्राइबल कम्युनिटी और एक नॉन ट्राइबल रेसिडेंट्स लोग
इस जंगल में रह सकते थे। इन्हें फार्मिंग, एग्रीकल्चर और अदर ट्रेडिशंस वर्क इस जंगल में करने के लिए अलाउ मिला। फिर भी गवर्नमेंट ने इस लॉ के बाद ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सब डिस्ट्रिक्ट कमीशन लेवल और स्टेट मॉनिटरिंग इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रखा, जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आ गई थी। और अब कानून के तहत ये सारा काम होना शुरू हुआ 2016 के लॉ के बाद, जिससे ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ का थोड़ा तो सस्टेनेबल मिला। जहाँ तक वैसे इन अंग्रेज़ों की बात चली थी, एक ट्राइबल कम्युनिटी परमानेंट ज़मींदारी सिस्टम, ज़मीनों को कॉलोनी में कन्वर्ट किया, फैक्ट्रीज बिठाए, रेलवे एक्सपेंशंस करी, फार्मिंग, माइनिंग और एग्रीकल्चर्स की चीज़ों को अपनी तरीके से एग्जीक्यूट करा। हमारी सरकार ने भी एक लंबे समय तक इस चीज़ पे काम करते रहे, जिसके कारण इस ट्राइबल लोगों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने को थी। बात 1735 से शुरू हुई थी और लाके 2006 पे छोड़ी गई। अक्सर में हालात यहाँ तक आ गई कि ये कम्युनिटी ख़त्म होने को हो गई। इस लंबे टाइम फ्रेम के स्टडी के बाद हमारे पास दो चीज़ें निकल के आई, ये जंगलों की कटाई और ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ ख़त्म होते हुए दिखे। ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ तो आज अपनी ज़मीन पे ही खुद ही नौकर बन गए। ये मजाक वाली बात नहीं है, इनके स्पिरिचुअल, इनका अपना ट्रेडिशनल वैल्यू ख़त्म हो गया, एक अच्छी डी अटैचमेंट हो गई, जिससे ऑलरेडी ये आधे ख़त्म हो गए। और आज की डेट में भी आपको खासी ये लोग कभी दिखते हुए मिलेंगे। और हमारे डिफॉरेस्टेशन आज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्लाइमेट चेंज आज इस पॉइंट पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़ी हुई है और हम और आप जैसे लोग आम जिंदगी में झेल के भी जान रहे हैं। 1856 के टाइम पे लॉर्ड डलहौजी ने कुछ फॉरेस्ट की कटाई को कम करा था, लेकिन उतनी इम्पैक्ट नहीं पड़ा था जितनी तेज़ी से ये काम चल रहा था। हालांकि ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ते चले गए। आज की डेट में आ जाओ तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड सिर्फ 10.4 मिलियन ट्राइबल कम्युनिटीज़, एसटी जनजाति के लोग बचे हैं। हमारे जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप, बिहार और झारखंड स्टेट के अंदर में आते हैं। हमारा झारखंड स्टेट तो ऑलमोस्ट 50 से 60% पॉपुलेशन इन एसटी जनजाति आदिवासी कम्युनिटीज़ के अंदर में आता है, जो आज भी देखें तो इस जंगलों से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और झारखंड छोटा नागपुर के स्टेट से जाना जाता है अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए, जिसमें देखा जाए तो ये जनजाति आज भी उसी एग्रीकल्चर और अपने पुराने एक्टिविटीज़ के कारण इस चीज़ पे डिपेंडेंट है। अब इस झारखंड स्टेट को मैंने और थोड़ा डीप जाके स्टडी करा तो इसमें और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसमें पलामू, हजारीबाग, चतरा, कुंती, लतेहार, गढ़वा, ये सब स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे। 2019 के सर्वे के झारखंड वन अधिनियम मंच के बेसिस पे 31,000 से भी ज़्यादा विलेजर हैं, जिसमें 14,000 से भी ज़्यादा लोग फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट के अंदर में आते हैं। 73 लाख हेक्टेयर ज़मीन फॉरेस्ट रिजर्वेशन के अंदर में, जिसमें कुछ 18 लाख से भी ज़्यादा ज़मीनें क्लेम करी गई है। ओवरऑल 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है इस फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट के अंदर में। अब बिलीव करोगे, झारखंड जंगल बचाओ अधिनियम ऑर्गेनाइजेशन के तहत 75 लाख लोग डायरेक्टली इस जंगलों पे डिपेंडेंट हैं। इनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी इन्हीं जंगलों की ज़रूरतों से पूरी होती है। एक पूरा लाइफ इस जंगल पे डिपेंड होता है। सोचने वाली बात है, अपने आप में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट 2008 में झारखंड में एग्जीक्यूट करा गया और पलामू डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पिछले कुछ 1-2 सालों में लोगों ने फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट के तहत झारखंड में साइन बोर्ड लगाया पर्सनल राइट्स के बेसिस पे। इस पे भी सप्रेस करा गया। झारखंड वन अधिनियम वॉलंटियर के तहत कुछ ये भी बात पता चले कि लोअर लेवल के अंदर में कुंती डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोगों ने बात उठाने की कोशिश भी करी थी, तो उसे बुरी तरीके से सप्रेस करा गया। कुछ ग्राउंड लेवल पे बात ये भी निकल के है कि जो विलेजेस हैं इनके लैंड पे लाइन खींची गई है, जिससे कि इसके लैंड के उस पार इनका कोई राइट नहीं है। इवन बात हद से ज़्यादा तब बढ़ गई जब फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट नोटिफिकेशन 2022 आया। 2026 को कम्प्लीटली पॉलिश कर दी गई। इसमें अब इस ज़मीन में फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए या फिर इस फॉरेस्ट में नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए अब आपको बाय पेपर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये समझो तो इस ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए बद से बदतर वाली स्थिति हो गई थी। वैसे ये खुद ही एक सोचने वाली भी बात है कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट को भी लेकर कभी पुलिस में कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा पेपर वर्क और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ऐसे ट्राइबल्स लोग जो जंगल में पले बड़े हैं, जिनको अभी करंट सिचुएशंस के बारे में इतना एजुकेशन भी नहीं है, अब बाय पॉलिसीज़ और पेपर की जब बात आएगी तो क्या करेंगे, ये किसके पास जाएंगे और कहाँ से हेल्प लेंगे। बात आगे और भी बुरी तरीके से बिगड़ती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। गोटानी विलेज दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आती है। वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ के लोग ने 117 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर में क्लेम डाला था गवर्नमेंट के अंदर में, लेकिन यहाँ कम्युनिटीज़ पिछले 25 सालों से अभी भी फाइट करते आ रही है, जिसमें इनका काम
पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पे साइन बोर्ड अभी भी नहीं लगा है और यहाँ पे रहने वाले लोगों का लैंड के ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग अभी भी उस प्रोसेस के लिए वेटिंग कर रही है, लेकिन बात पेंडिंग पड़ी हुई है। इस ज़मीनों को बचाने के लिए जिस डेट पे आर्टिकल पब्लिक की गई उस डेट से 2 महीने पहले से प्रोटेस्ट चलती आ रही थी गवर्नमेंट से। विलेजर के अकॉर्डिंग बताया गया कि जिस डेट में ये क्लेम डाला गया था उसके 2 महीने के बाद लैंड का सर्टिफिकेट इन लोगों के हाथ पे दे दिया जाएगा, लेकिन पिछले लंबे समय से इन पे कोई काम नहीं किया गया। एक बेसिक डेटा मैं आपको दिखाता हूँ ओवरऑल। अकॉर्डिंग टू द लैंड कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनके डेटा के बेसिस पे 7.7 मिलियन ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अफेक्टेड है अपने लैंड को लेके। 2.5 मिलियन हेक्टर लैंड है जिस पे अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। $400 मिलियन तक की टोटल वैल्यू है जिसका अभी भी कॉन्फ्लिक्ट सरकार के साथ है। अब जहाँ तक बात हम लोग झारखंड स्टेट के अंदर में कर रहे थे, तो झारखंड स्टेट के अंदर में ऑलमोस्ट 1.1 लाख क्लेम दिया गया सरकार को, जिसमें अराउंड 61,000 ही क्लेम 61,970 क्लेम कवर करी गई है। अराउंड 2.7 लाख हेक्टर ऑफ लैंड, जिसमें अभी भी इतने सारे केसेस सरकार के पेंडिंग पड़ी हुई है। ये एक ऑलमोस्ट हर बार के पॉलिटिकल पॉइंट का सबसे हॉट टॉपिक होता है किसी भी पार्टीज़ के लिए। इस झारखंड स्टेट के अंदर में एक आइडियोलॉजिक सैम्बल्स की बात करी थी ना मैंने, इस ज़मीन और जंगल की फाइट आज भी चलते आ रही है झारखंड स्टेट में। ये एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड स्टेट के लिए। इस झारखंड स्टेट के अंदर में पश्चिमी सिंगम एक ऐसे 2 रीजन है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। अराउंड 2.61 हेक्टर किलोमीटर की ज़मीन है और इसका ऑलमोस्ट 59% फॉरेस्ट ख़त्म होता दिख रहा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है झारखंड के लिए। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया गया है हाई पॉपुलेशन, माइनिंग, डैम प्रोडक्शन, रोड और अर्बनाइजेशन, जिसकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए फॉरेस्ट ख़त्म होते हुए दिखने लगे। इस नई टाइप के स्टडी के बेसिस पे देखो तो ग्रिड टू ग्रिड दिखाई गई है, जो झारखंड स्टेट के अंदर में लास्ट 1935 से लेकर 2015 तक झारखंड स्टेट में ऑलमोस्ट 80 साल के अंदर में 53% ऑफ लैंड ख़त्म होता दिख रहा था। अब ये झारखंड एक इमरजेंसी अलार्म के पोजीशंस पे खड़ा है। वैसे अब अगर झारखंड स्टेट के अंदर से बिलोंग नहीं करते हैं तो गुमला डिस्ट्रिक्ट यहाँ की एक जगह है जिसमें 68% फॉरेस्ट लैंड था, जिसमें सबसे ज़्यादा इसरो के रिसर्च के डेटा के बेसिस पे दिखाया गया कि इसमें लैंड ख़त्म हो चुके हैं। और इवन अब यहाँ के लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक 1988 एग्जीक्यूट करी जा रही है जिससे कि जंगल बचाया जा सके, लोगों को पढ़ा लिखा कर इसके बारे में इसकी इम्पोर्टेंस दी जा सके। मैंने आपको बताया था ना, एक समय था जब ये ट्राइबल्स लोग अपना पूरा जीवन लगा दिए थे इन जंगलों के लिए, और आज इन्हीं लोगों को हमें लोगों एक बाय लॉ सिखाना पड़ रहा है कि ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ या फिर ये जनजाति यहाँ के लोगों को ये जंगल क्यों ज़रूरी है। तो करंट सिचुएशंस की बात करें तो जीपीएस के बेसिस पे इस स्टेट को पूरी तरीके से मॉनिटर करा जा रहा है डिफॉरेस्टेशंस को लेके। वैसे हमारा टॉपिक भी डिफॉरेस्टेशन है, तो आखिर क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रही है इस बात पे भी एक बार नज़र डालते हैं। देखो, आप ये बात जानते हो कि झारखंड एक हाई मिनरल रिसोर्सेस है जिसमें माइनिंग एक सबसे बड़ा फैक्टर है। इस माइनिंग में कोल और मेटल, यूरेनियम और इवन आयरन, स्टील जैसी चीज़ें निकलती है। झारखंड के स्टेट में 114 कोल माइनिंग से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयड करता है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है। इसमें 5 से 6 बड़ी कंपनीज एग्जीक्यूटेड है इस माइनिंग प्रोसेस में। कारो, झरिया, दुमका, गोड्डा, पखरी, बरवाडी, इन सब के स्टेट में कोल माइनिंग सबसे ज़्यादा निकाली जाती है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए सबसे जाना जाता है। बोकारो स्टील सिटी के बारे में आपको पता होगा, टाटा स्टील सिटी तो आप जानते ही होंगे। गुमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लीमस्टोन माइन है जो स्टेट की सबसे स्ट्रॉन्ग वेल्थ में काउंट होती है। कोल इंडिया लिमिटेड, टाटा स्टील, हिंडोज इंडस्ट्रियल लिमिटेड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये सब तो कंपनीज है जो अभी करेंटली झारखंड स्टेट के अंदर में माइनिंग्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। जब ब्रिटिश थी तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इसे यूज करा गया और अभी हमारे नेशनल ग्रोथ के लिए इस माइनिंग का उपयोग करा जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि इस माइनिंग कंपनीज़ के होने से कई सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट चल रही है और बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। ओवरऑल हमारे देश की फ़ायदे की ही बात है और हम जैसे लोग वहीं से आते हैं तो हमें पता है कि इसकी क्या कीमत है। इवन हमारा देश भी आज एक बहुत बड़ा कोल माइनिंग के कारण अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है। लेकिन झारखंड इकोनॉमिकल सर्वे के बेसिस पे ये झारखंड स्टेट 83 मिलियन टन कोल माइनिंग देता है। इस इंडिया में 23% कोल रिजर्व इस झारखंड स्टेट से भी जाती है और इसके बाद अलग मिनरल्स जो होते हैं उसकी बात हम फिर कभी दूसरे वीडियोस पे कर लेंगे। और आज की डेट में 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दे रहा है।
तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और यहाँ के लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ है। हालांकि हम अभी के करंट सिचुएशन पे वापस आ जाएं तो इस माइनिंग के कारण झारखंड में कई सारे प्रॉब्लम्स भी खड़े हुए हैं। ये माइनिंग सिर्फ नेशनल प्रॉफिट के लिए ही काम नहीं कर रहा है। बड़ी कॉमन सी बात है, झरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पिछले कई सालों से यूं ही चलता आ रहा है। यहाँ के लोकल्स का हेल्थ भी उतना ही ख़राब हो चुका है जितने अच्छे तरीके से देश में ये बेनिफिट की बात करते हैं। जदूगोड़ा के बारे में नहीं पता तो यूरेनियम हाई रेडिएशंस के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आज भी जो बच्चे हैं विकलांग पैदा ले रहे हैं। लोकल्स कम्युनिटीज़ ये भी इस चीज़ के कारण झेल रही है। और हजारीबाग चतरा जैसा जो डिफॉरेस्टेशन के लिए जाना जा रहा है, यहाँ पे एनवायरमेंटल चेंज होने के कारण यहाँ के एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। एट द एंड जो झारखंड स्टेट है, नहीं पता तो ये एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रहा है। यहाँ पे क्राइम, वायलेंस और करप्शन इसी माइनिंग को लेके सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल इस वीडियो पे कहीं और था मेरे दोस्त। जरा सवाल ये करो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये वो कम्युनिटीज़ जो इस जल जीवन ज़मीन के लिए लड़ रही थी, उनका हुआ क्या? ये कहानी में वो कहीं खो गए। आज इस डेट पे इस कम्युनिटीज़ के ऊपर में, झारखंड स्टेट के ऊपर में पॉलिटिक्स में बात तो होती है, लेकिन हालात ऐसी है कि इनकी भाषाएं और इनका रहन सहन आज लोगों को समझ में नहीं आता। ये कम्युनिटीज़ कहीं छिप गई, इसे पता भी नहीं है कि इनके जंगल के ऊपर में कभी इनकी बात हुई भी करती थी। ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं। इसमें आपको खासी कहीं देखने को मिलेंगे। ये कम्युनिटीज़ की कुछ एक्टिविटीज़ आपको कभी इनके फेस्टिवल पे थोड़ा बहुत देखने को मिलता होगा। जर्मनाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है, सोशल, कल्चर और रिलीजन इम्पैक्ट होने के कारण इसका ट्रेडिशंस भी बदल गया है। अब खासी आपको ये पुराना वाला कल्चर देखने को मिलेगा। वैसे हमारा टॉपिक था दोस्तों इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोगों में वो रियल हीरो जो आखिरी दम तक इस जंगल के लिए लड़े। ना जाने अनजाने में इतने दिन के बाद हमने इसके कल्चर, इसके एक्टिविटीज़ को इनडायरेक्टली अलग तरीके से एक्सेप्ट कर ही लिया। आखिर क्लाइमेट चेंज हमारी एक बहुत बड़ी टॉपिक बन गई। इनने अपने जान गंवा दिए इस जंगलों को बचाने के लिए। जो भी लोग बचे हैं वो अब हमारे टच पे नहीं आते। हालांकि अगर आपको ये रियल हीरोज़ की कहानी पसंद आई हो तो वीडियोज़ को लाइक करना। हम लोग